हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने जीके जीएस की प्रैक्टिस सीरीज़ को। और इसमें ना देखो, मैंने सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बोलना बोलना चाहती हूँ कि जिस तरह से अभी बहुत सारे एग्ज़ाम चल रहे हैं, जैसे एसएससी फेस का एग्ज़ाम चल रहा है और अदर एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं अभी, और सीजीएल भी आने वाला है 13 तारीख से। ठीक है, तो अगर आप मेरे जीके जीएस की सीरीज़ को देखते हैं, क्योंकि मैंने सारे ही लेटेस्ट क्वेश्चन करवाए हुए हैं। और मोस्ट ऑफ आपने मेरे क्वेश्चन देखे होंगे जो जो 2023 में या 24 में आए हुए हैं। मोस्ट ऑफ तो 2024 के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो अगर आप मेरी सीरीज़ को कर लेते हैं अच्छे से, आप मेरी अगर 10 प्रैक्टिस सेट को भी लगा लेते हैं ना, तो आप समझिए कि आपके जीके जीएस में बहुत अच्छे नंबर बन जाएंगे। तो मैं सीरियसली कह रही हूँ, अगर आप 10 प्रैक्टिस सेट भी लगाते हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें एक्स्ट्रा फैक्ट करवा रखी है, तो आप ये सोच सकते हैं कि आपके जीके जीएस में अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं आज के इस क्वेश्चन आंसर को। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शब ए बारात इज सेलिब्रेटेड बाय विच रिलीजियस ग्रुप। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ये जो शब ए बारात फेस्टिवल है ना, इसको कौन से रिलीजियस ग्रुप के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, तो देखो ऑप्शन में है मुस्लिम, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी। तो हमारा दो जो मुस्लिम है ना, ये ऑप्शन नंबर ए यही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो शब बारात है इसको मुस्लिम लोग मनाते हैं। ठीक है, इसके फैक्ट को देख लेते हैं। तो देखो, ये जो शब बारात है ना, इसको मिद शाह बैन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मिद शाह बैन के नाम से भी जाना जाता है। और ये ना इस्लामिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग शाह बैन के ये शाह बैन कुछ होता होगा मुस्लिम कैलेंडर में, इसके 15th नाइट को मनाया जाता है शब बारात। ठीक है, और अदर फेस्टिवल्स की बात करें तो मुस्लिम के और अदर कौन कौन से फेस्टिवल हैं, तो ये हो जाएगा ईद अल फित्र, ईद अल अधा। ठीक है, बुद्धिस्ट का देख लेते हैं, तो बुद्धिस्ट के और कौन कौन से फेस्टिवल हैं, तो हो जाएगा बुद्ध पूर्णिमा, वेसक। ठीक है, जैन का है महावीर जयंती और पर्यूषण। देखो पर्यूषण ना वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि जो पर्यूषण फेस्टिवल है कौन से रिलीजियस के ग्रुप कौन से रिलीजियस रिलीजन के लोग मनाते हैं, तो जैन धर्म के लोग मनाते हैं। ठीक है, पारसी हो जाएगा ये हमारा, पारसियों का हो जाएगा नवरोज और जमशेदी नवरोज। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। हाँ, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच स्टेट यूटी इज द हेमिस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो हेमिस फेस्टिवल किसके द्वारा मनाया जाता है, तो देखो हेमिस फेस्टिवल ना इसको मनाया जाता है लद्दाख में। ठीक है, सॉरी, अच्छा मैंने ये बोला किसके द्वारा मनाया जाता है, ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, तो लद्दाख में सेलिब्रेट किया जाता है हेमिस फेस्टिवल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो लद्दाख के, अगर मैं अदर फेस्टिवल्स की बात करूं, क्योंकि लद्दाख से तो लद्दाख से तो फेस्टिवल्स पूछा ही जाता है काफ़ी सारे। तो लद्दाख के अदर फेस्टिवल में हमारा हो जाएगा ये सिंधु दर्शन फेस्टिवल, लोसर फेस्टिवल, ताक ठोक फेस्टिवल, माथो नागरंग। अब देखो यहाँ पे ना दो फेस्टिवल आपको याद रखना बहुत जरूरी है। आप कोई और याद रखे ना रखे, दो फेस्टिवल आपको याद रखना है, और ये दो है कौन से, तो पहला हो जाएगा हेमिस वाला, ये तो आपको याद होना ही चाहिए, और दूसरा हो जाएगा लोसर। ठीक है, तो ये दो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चले। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो त्रिशूर पूरम इज वन ऑफ द फेमस टेम्पल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन। देखो जो त्रिशूर पूरम है ना, ये एक टेम्पल फेस्टिवल है, मतलब कि इसको टेम्पल में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये है कौन से स्टेट का, कहाँ का फेस्टिवल है ये, और देखो ये लेटेस्ट ही है, एसएससी सीजीएल 2024 का क्वेश्चन है ये, थर्ड शिफ्ट में, और अभी 2025 दोगे आप लोग, है ना। तो देखो जो त्रिशूर पूरम फेस्टिवल है ना, इसको मनाया जाता है केरल में। ठीक है, केरल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बेसिकली ना जो त्रिशूर पूरम फेस्टिवल है ना, इसे केरल के ना जो त्रिशूर पूरम डिस्ट्रिक्ट है ना, वहीं पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और इसको मलयालम कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अप्रैल मई में मनाते हैं ये। ठीक है, मलयालम कैलेंडर के अकॉर्डिंग तो मैडम है यहाँ पे वर्ड, बट मैडम का मतलब ही ये है कि अप्रैल मई के महीने में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, किसको, त्रिशूर पूरम को। ठीक है, अदर फेस्टिवल देखें केरल के, तो ये हो जाएगा हमारा ओनम है, विशु है, अटुकल पोंगाला है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना एक कंफ्यूजन कंफ्यूजन वाला टर्म है, एक होता है ना पोंगल, है ना, और यहाँ पे लिखा है अटुकल पोंगाला।
तो देखो पोंगल जो है ना ये तमिलनाडु का होता है, ठीक है। और अटुकल पोंगाला, क्योंकि नाम मिलता जुलता है, ये केरल का है, ठीक है। तो जो छोटा नाम है जो पोंगल है वो तमिलनाडु का है। हालांकि पोंगल एक डिश भी होती है तमिलनाडु में और ये फेस्टिवल भी होता है, दोनों ही होता है, ठीक है। आप जैसे किसी तमिल रेस्टोरेंट में जाते हैं ना तो वहाँ पे पोंगल वगैरह भी मिलता है, कभी जैसे आप कभी जाओ तो अभी आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी यहाँ से याद रखेंगे कि जो अटुकल पोंगाला है वो है हमारा केरल का, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो, हाँ, द फेस्टिवल ऑफ रथ यात्रा ऑफ पुरी इन उड़ीसा इज डेडिकेटेड टू विच डिटी। जो उड़ीसा में जो रथ यात्रा निकाली जाती है ना तो उसमें कौन से भगवान की पूजा की जाती है या फिर ये कौन से भगवान से संबंधित है। तो इजी क्वेश्चन है, पता ही होगा आप लोगों को कि इसमें भगवान जगन्नाथ जी की पूजा की जाती है, ठीक है। उड़ीसा में हर साल क्या होता है, इनकी एक रथ यात्रा निकाली जाती है उड़ीसा में। और इसमें अकेले नहीं होते हैं ये, इस रथ यात्रा में इनके भाई बहन भी होते हैं इस भगवान जी के। देखो पहले आंसर देख लेते हैं। देखो हमारा करेक्ट आंसर तो जगन्नाथ ये हो जाएगा। और ये जो रथ यात्रा है ना, बेसिकली ना इसको आषाढ़ मंथ के सेकंड डे में इसको ये रथ यात्रा निकाली जाती है आषाढ़ मंथ के सेकंड डे में। और इसमें बेसिकली क्या होता है, प्रॉपर पब्लिक प्रोसेशन होता है, यानी कि पूरा जुलूस वगैरह, लोगों की जुलूस वगैरह निकलती है, बहुत लंबी भीड़ होती है यहाँ पे और लोग दूर दूर से भी आते हैं। और यहाँ पे साथ में ना जो रथ यात्रा होती है ना, रथ यात्रा यहाँ पे जगन्नाथ जी होते हैं और साथ में बलभद्र और सुभद्रा। देखो बलभद्र इनके भाई हैं और इनकी जो सुभद्रा ये जो सिस्टर है, ठीक है। बलभद्र नाम भी आ जाता है, कई बार बलराम भी आ जाता है। तो ये इन तीनों की ही रथ यात्रा निकाली जाती है, बड़े धूमधाम से निकाली जाती है, ठीक है। तो कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ भी है सीजीएल के एग्जाम में कि जगन्नाथ जी के द्वारा और साथ में और किसकी रथ यात्रा निकाली जाती है, तो बलभद्र और सुभद्रा की, ठीक है। और हाँ, एडिशनल के लिए मैं आपको बता दूं कि जो रथ यात्रा निकाली जाती है ना जून जुलाई के आसपास निकाली जाती है, ठीक है। क्योंकि आषाढ़ के सेकेंड मंथ में निकाली जाती है। तो जिस भी मंथ में पड़ जाए, वो जून में पड़ जाए या जुलाई में पड़ जाए। तो इस बार तो अगर देखा जाए ना तो शायद जून में पड़ा था ये। मैं बता दूं अभी बीच में निकला था, 27 जून के आसपास निकला था शायद ये, है ना। और एक महीना हो गया है लगभग, हाँ। तो 27 जून के आसपास निकला था, हर साल जून मई सॉरी जून जुलाई के मंथ में होता है। और बेसिकली इसमें क्या होता है, शहर के चारों ओर घुमाया जाता है, ठीक है। तीन बड़े रथ होते हैं और तीनों को सवार किया जाता है और उनको घुमाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, फिफ्थ क्वेश्चन है, पर्यूषण फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय द फॉलोइंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज। पर्यूषण फेस्टिवल किसके द्वारा मनाया जाता है। अगर आपने मेरे क्वेश्चन को ध्यान से देखा होगा ना तो आपको पता चल गया होगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने। देखो जो पर्यूषण फेस्टिवल है ना ये बेसिकली जैन धर्म के लोग मनाते हैं पर्यूषण फेस्टिवल को, ठीक है। और देखा जाए ना तो ये जैन समुदाय के जो लोग हैं ना उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार होता है ये जैन समाज के लोगों का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सॉरी, ये जो पर्यूषण फेस्टिवल होता है ना 8 से 10 दिन का फेस्टिवल होता है। और जिसमें कि जो जैन धर्म के जो लोग हैं ना अपने इस धर्म को, मतलब ये धर्म कैसे आया, क्या क्या हुआ, ये सारी चीजें इस फेस्टिवल में ये याद करते हैं, ठीक है। और एक रिलीजियस एक सोशल पर्पस भी है इस पर्यूषण फेस्टिवल को मनाने का, ठीक है। अदर रिलीजियस फेस्टिवल की बात करें जैन लोगों की, तो ये है महावीर जयंती और रोहिणी व्रत और संवत्सरी और है मेरु त्रयोदशी, ये सारे, ठीक है। अब देखो मुस्लिम भी तो है ना, मुस्लिम के कुछ जैसे कि अभी हमने जिक्र किया, अभी ईद उल फितर है, ईद उल अधा है, रमजान है, रमजान दोनों ही बोलते हैं, मुहर्रम हो जाएगा। सिख लोगों का हो जाता है होला मोहल्ला, बैसाखी हो जाता है, माघी हो जाता है। और हिंदू लोगों का तो पता ही है आपको, होली है, दिवाली है, रक्षाबंधन है, ये सारे हो जाएंगे। यानी कि हमने क्या किया, एक क्वेश्चन से हमने सारे धर्म के लोगों, जितने भी धर्म है और उसके जितने भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है वो सारे ही हमने क्या किया, एक बार में ही रिवाइज कर लिया, है ना। तो आप अगर जैसे इस सीरीज को देखते हो तो आपको देखो कितना फायदा होता है। आप एक क्वेश्चन के थ्रू कम से कम 10-10 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ठीक है। क्या पता है जैसे एग्जामिनर यही पूछ ले कि संवत्सरी ये कौन से रिलीजन के लोगों का फेस्टिवल है, या माघी पूछ ले, है ना। तो जैसे सिख लोगों का होला मोहल्ला पूछ ले, है ना। तो सारे ही तो इम्पोर्टेंट बन जाते हैं ना आपके लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारा
During the framing of the Indian Constitution, the Constituent Assembly held a total of 11 sessions with sitting spread over फॉर हाउ मेनी डेज। देखो क्या हुआ था, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जा रहा था ना, तो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है यानी कि जो संविधान सभा है ना, वहाँ पे टोटल ना 11 सेशंस हुए थे संविधान सभा के। ठीक है, 11 सेशंस हुए थे और कुछ सिटिंग्स भी हुई थी। तो ये सिटिंग्स जो हुई थी, ये सिटिंग यानी कि मीटिंग वगैरह, कितनी मीटिंग्स हुई थी टोटल, ये पूछा जा रहा है 11 सेशंस के टाइम में। तो देखो टोटल हुई थी 165 मीटिंग्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 165 डेज। ठीक है, और देखो यहाँ पे द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया बिगेन इट्स फर्स्ट सेशन 9 दिसंबर 1946 इन द कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, न्यू सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट। और इसका जो ना फर्स्ट जो सेशन हुआ था ना, वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, और कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुआ था। यानी कि हम कह सकते हैं ये जो आज के टाइम में इसको कहा जाता है सेंट्रल हॉल, पार्लियामेंट का सेंट्रल हॉल, यहाँ पे हुआ था ये। ठीक है, फर्स्ट सेशन। ठीक है, अच्छा मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ जरा, पहले इसको खत्म कर लेते हैं। ओवर नियरली 3 years इट हेल्ड 11 सेशंस मीटिंग्स 165। देखो टोटल 11 सेशंस हुए थे, 165 मीटिंग हुई थी, जिसमें कि इंक्लूड थे 114 डेज। और बेसिकली इस पे ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पे, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पे डिस्कस वगैरह किया गया था। ठीक है, प्रारूप समिति पे डिस्कस किया गया था। अब देखो मैं इंपॉर्टेंट क्या बताना चाहती हूँ आपको, आप यहाँ से याद रखेंगे 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, फिर 13 दिसंबर, तीन जो इम्पोर्टेंट बैठक हुई थी। ठीक है, और ये तीनों हुई थी 1 मिनट इसको हटा दो, गलत हो गया, 1946 को। तो देखो याद रखना इजी हो जाएगा। अब देखो इसकी जो मेन तीन बैठक हुई है वो याद रखना। पहली बैठक हुई है 9 दिसंबर को, फिर एक दिन छोड़ के दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर को, फिर एक दिन छोड़ के तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर को। तो याद रखना इजी है, 9 दिसंबर, एक दिन छोड़ के 11 दिसंबर, फिर 13 दिसंबर, और सन तो एक ही है 1946, है ना। तो यही मैं बताना चाह रही थी आपको, ये आप ये तीनों बैठक याद रखेंगे। ठीक है, और कुछ और एडिशनल हम देखो, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, ये याद रख सकते हैं आप, है ना। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज एस्टेब्लिश। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा भारतीय संविधान है, उसको एस्टेब्लिश किया गया था। तो इसमें बताने कैसा सिस्टम है ये, पार्शियल जुडिशियल सिस्टम है ये, मतलब ये थोड़ा सा जुडिशियल है, ड्यूअल जुडिशियल है, इसमें इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम है, प्लूरल जुडिशियल सिस्टम है। तो देखो पार्शियल जुडिशियल सिस्टम और डुअल जुडिशियल ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ना, ये होगा इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम, यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका, सॉरी स्वतंत्र न्याय प्रणाली, सिस्टम का प्रणाली बोलते हैं ना। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे independent judicial system, it means that the other organs of the government like the executive and legislature must not restrain the functioning of the judiciary in a such way। देखो इसमें होगा क्या बेसिकली इस सिस्टम में, कि जैसे गवर्नमेंट की जो ऑर्गन्स है ना, जैसे कि एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशियरी है, यानी कि जो सरकार के जो अंग है ना, कौन से, जैसे हो जाएगा कार्यपालिका, है ना, ये कार्यपालिका हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव हो जाएगा, फिर विधायिका हो जाएगा, है ना, विधायिका, एक मिनट, विधायिका है, फिर उसके बाद क्या है, न्यायपालिका है। ठीक है, न्यायपालिका, मैं सिर्फ न्याय लिख देती हूँ यहाँ पे क्योंकि स्पेस नहीं है। तो ये न्यायपालिका है। तो देखो सबके अपने अपने फंक्शंस है, सबके अपने अपने वर्क है। और देखो जो एग्जीक्यूटिव है, वो जो जुडिशियरी है यानी कि जो न्यायपालिका है, इसके काम में कोई रोक टोक नहीं करेगा। ये अपने जो न्यायपालिका है ना, अपने फैसले वगैरह लेने में बिल्कुल ये स्वतंत्र है। ठीक है, कार्यपालिका अपने काम करेगी, जो भी उसके काम है, विधायिका अपने काम करेगी, न्यायपालिका अपने काम करेंगी, है ना। यानी कि कोई किसी के काम को बाधित नहीं करेगा। ठीक है, सबके अपने अपने राइट्स है, अपने अपने फंक्शंस है। ठीक है, और हर कोई अपने, और ये जो न्यायपालिका अपने डिसीजन वगैरह लेने में बिल्कुल ही स्वतंत्र है। ठीक है,
नेक्स्ट पे चले। हाँ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है, हु अमंग द फॉलोइंग while praising the amending features of the Indian Constitution said this variety in the amending process is wise but rarely found। देखो, देखो यहाँ पर ना एक टर्म टर्म नहीं, एक लाइन है, हम कह सकते हैं स्टेटमेंट है, कि एक स्टेटमेंट है। देखो, दिस वेराइटी इन द अमेंडिंग प्रोसेस, ये जो अमेंडिंग प्रोसेस में जो वेराइटी है ना, ये वाइज है, बुद्धिमान है, वाइज है, बट रेयरली फाउंड। यानी कि जो हमारा ये संविधान का जो संशोधन हो रहा है, और उसमें उसकी जो एक विशेषता है कि ये जो वेराइटी है, यानी कि जो हमारे जो हमारा जो अमेंडिंग प्रोसेस है, इसमें जो ये वैरायटी दिख रही है, विविधताएं दिख रही है, वो क्या है, वाइज है, बुद्धिमत्तापूर्ण है, लेकिन रेयर है। मतलब ये एक लाइन है, इस लाइन को किसने कहा था? देखो, ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है हमारा ये एसएससी सीजीएल। ठीक है, तो ये लाइन किसने कहा था कि जो जो अमेंडिंग प्रोसेस है वो उसमें क्या है, बहुत सारी विविधताएं हैं, और पर ये बुद्धिमत्तापूर्ण है, ऐसा कह सकते हैं हम, है ना, और रेयर भी है। ऐसा होता नहीं है कि जल्दी जल्दी ये सारे प्रोसेस हो जाए। ऐसा किसने कहा था ये? तो ऑप्शन में है, देखो, ग्रैनविल ऑस्टिन, आइवर जेनिंग्स, केसी वेयर है। देखो, करेक्ट आंसर हमारा ये ऑप्शन नंबर सी ही है, केसी वेयर। ठीक है, देखो ये कथन और स्टेटमेंट सब समझते हैं ना, किसी ने एक लाइन कह दी किसी चीज को लेकर, वो एज इट इज उठा के हमारे एग्जाम में आ जाता है, ये लाइन किसने कही थी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर तो हमारा था केसी वेयरस। ठीक है, और यहाँ पे ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी जरूरत है, सारा नहीं। ठीक है, तो केसी वेयर ने सिर्फ ऐसी लाइन कही थी, सिर्फ ये याद रखेंगे आप यहाँ पे। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा था, ये भी छोड़िए, नहीं ये भी छोड़िए। ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्या कहा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कि द अमेंडिंग प्रोसेस हैज प्रूव्ड इटसेल्फ वन ऑफ द मोस्ट एबली कंसीव्ड एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, तो देखो, ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था कि जो अमेंडिंग प्रोसेस है ना, यानी कि संशोधन की जो प्रक्रिया है, उसने अपने आप में ही प्रूव कर दिया है कि ये मोस्ट एबल कंसीव्ड एस्पेक्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ये याद रख सकते हैं कि ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा था, हमारे एक तरह से इन्होंने हमारे संविधान की तारीफ की है। ठीक है, तो ये याद रख सकते हैं। और आइवर जेनिंग्स ने ये क्या कहा, तो इन्होंने कहा कि इंडिया इज अ फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। इंडिया क्या है, एक फेडरेशन की तरह है, एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है। ठीक है, ये याद रख सकते हैं। ठीक है, बाकी तो इसमें कुछ याद रखने वाला नहीं है, सिर्फ इसको आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये कथन स्टेटमेंट वैसे आते बहुत कम है सीजीएल के एग्जाम में, बट ये पूछा गया है, इसलिए मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनमें से हमारे जो भारतीय संविधान है उसका एक फीचर नहीं है, क्या नहीं है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार बोलते हैं ना हिंदी में, तो क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है? तो हाँ जी, ऐसा तो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है, हाँ, स्वतंत्र न्यायपालिका, अभी अभी हमने पढ़ा ना, तो ये भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। बताना है क्या नहीं है। ठीक है, ड्यूअल सिटीजनशिप है, नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ड्यूअल सिटीजनशिप है क्या? हमारे पास सिर्फ एक ही नागरिकता है, इतनी सारी नागरिकताएं नहीं है। ठीक है, और ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, जो हमारा जो संविधान है उसमें कुछ रिजिडिटी है, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कि कुछ कठोरता ही है, कुछ लचीलापन भी है। हाँ, तो ये भी है। तो हमारे देखो जो करेक्ट आंसर होगा ना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डुअल सिटीजनशिप इंडिया में नहीं है। ऐसा होती कहाँ है डुअल सिटीजनशिप? तो जैसे कि यूएसए हो गया ना, यूएसए, कनाडा, यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया वगैरह में होती है ये डुअल सिटीजनशिप। ठीक है, देखो करेक्ट आंसर देख लेते हैं। हाँ, ड्यूअल सिटीजनशिप ये करेक्ट आंसर है। इंडियाज कमिटमेंट टू द रूल ऑफ लॉ इज ग्राउंडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच एस्टेब्लिश इंडिया एज द सवर्न सोर्स। देखो, हमारा जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसने हमारे इंडिया को क्या कहा है, भारत को क्या कहा है? तो इंडिया को ना इसने डिस्क्राइब किया है कि ये एक सवर्न सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। ठीक है, यानी कि जो हमारा देश भारत है ना, वो क्या है, वो एक संप्रभु
समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। सेक्युलर का मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, लोकतंत्र, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, ठीक है। और अदर की फीचर्स देख लेते हैं हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की। तो इसमें देखो फेडरल सिस्टम है, ठीक है। फेडरल सिस्टम संघीय व्यवस्था है ना। यूनियन और स्टेट्स हैं, उनके पास अपने अपने पावर्स हैं, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के पास अलग पावर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के पास अलग पावर्स हैं, ठीक है। इनके पास फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, स्वतंत्र रूप से इलेक्शन करवा सकते हैं, किसी के उसमें नहीं आना दबाव में। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वालिटीज़ हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे संविधान में, ठीक है। नेक्स्ट पे चले। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो हमारा, अच्छा देखो ये भी है 2024 का और CHSL का है ये। तो ये मार्किंग देखते हुए चलना है आपको कि कौन से एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो देखो देखते हैं क्या है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट विज विज फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताने क्या कौन सी लाइन गलत है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन empowers the prime minister to proclaim 3 types of emergencies। जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्राइम मिनिस्टर को 3 प्रकार की इमरजेंसी की घोषणा करने का अधिकार देता है। तो आपको क्या लगता है ये सही है कि गलत? देखो, जो इमरजेंसी जो आपातकाल है ना उसकी घोषणा कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करते हैं कि प्रेसिडेंट करते हैं? बताओ आप। देखो प्रेसिडेंट करते हैं इसकी घोषणा, प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं करते हैं, ठीक है। इनके पास आपातकाल लगाने का इनके पास अधिकार होता है, पर इसकी घोषणा हमेशा प्रेसिडेंट करते हैं। तो पहला तो गलत है, ठीक है। दूसरा देखें, a reservation policy is there to be uplift the disadvantaged section of society। जो रिजर्वेशन पॉलिसी है ना, जो आरक्षण की नीति है, उन लोगों को दिया जाता है जो भी सोसाइटी में क्या है डिसएडवांटेजेस, जिनको भी मतलब सुविधाएं नहीं मिली उनको अपलिफ्ट करने के लिए, उनको ऊपर उठाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण की जो नीति है उनके अपलिफ्ट के लिए दी गई है। तो ये क्या ठीक है? हाँ, हमें पता है हमें कि जैसे SC लोग हैं उनको कुछ रिजर्वेशन दिया गया एग्ज़ाम वगैरह में, है ना। तो क्या ये ठीक है? ये तो ठीक है। अच्छा, हमें तो इनकरेक्ट बताना है ना, तो पहला ही तो इनकरेक्ट है हमारा। अच्छा देखो, पहला इनकरेक्ट है, पहला तो इनकरेक्ट बताना है ना हमें। तो ये दोनों तो आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि पहला हमारा गलत है और पहला सिर्फ आ रहा है पहले में ही और दूसरे में ही। तो ये दोनों तो हमारे आंसर नहीं हो सकते। अब देखो हमारे लिए ना इसका आंसर निकालना ईजी हो गया, क्योंकि अब हमारा आंसर या तो ए होगा या तो बी होगा, क्योंकि दोनों में एक आ रहा है। देखो दूसरा हमारा सही है ना। तो दूसरा तो आंसर नहीं होगा। आगे का देख लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज नो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम का कोर्ट के पास कोई भी पावर नहीं है जुडिशियल रिव्यू के लिए। बिल्कुल गलत, सारी पावर्स तो इनके पास ही है। अच्छा, हमें मिल गया आंसर हमारा। हमारा देखो पहला और तीसरा ये क्या है? गलत है। मिल तो गया हमें आंसर, है ना। और गलत ही बताना है हमें। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें सफरेज प्रोवाइड करता है। सफरेज क्या होता है? वयस्क मताधिकार आंदोलन बोलते हैं ना, वयस्क मताधिकार आंदोलन, ठीक है। या फिर हम कहते हैं ना कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इस तरह से भी। तो ये भी है। तो हमारा जो गलत हो जाएगा ना, ये 1 और 3 गलत है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ देखो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए ही है, क्योंकि हमें गलत बताना था। द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेजिडेंट टू प्रोक्लेम 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो प्रेजिडेंट को 3 तरह की इमरजेंसी की घोषणा करने का अधिकार देता है, ठीक है। देखो प्रेसिडेंट आया है यहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर नहीं आया, ठीक है। अब कौन कौन से इमरजेंसीज है? नेशनल इमरजेंसी है आर्टिकल 352 में, प्रेसिडेंट इमरजेंसी है जिसमें प्रेसिडेंट का रूल आ जाता है, स्टेट इमरजेंसी सॉरी जिसमें प्रेसिडेंट का रूल आ जाता है, ये है हमारा आर्टिकल 356 में। और फाइनेंशियल इमरजेंसी है आर्टिकल 360 में। याद रखेंगे, फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक नहीं लगा है। फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक नहीं लगा है, कभी नहीं लगा है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन से आर्टिकल भी याद रखेंगे आप। ये जो 2 आर्टिकल है, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, तो ये याद ही रखेंगे।
ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट है हमारा, देखो बहुत ही लंबा क्वेश्चन है वैसे तो हमारे। हाँ, इसमें भी देखो हमें इनकरेक्ट बताना है, गलत बताना है कि क्या गलत है। दो इंडिया हैज अ फेडरल सिस्टम, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेंशन द वर्ड फेडरेशन। इंडिया के पास एक फेडरल सिस्टम है, यानी कि एक संघीय व्यवस्था है, ठीक है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना ये फेडरेशन नाम का वर्ड नहीं है, ये मेंशन नहीं है। तो क्या ये सही है? तो देखो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन संघ नाम का वर्ड मेंशन नहीं है, ठीक है। हालांकि संघीय व्यवस्था है, फेडरल सिस्टम है, बट ये फेडरेशन वर्ड नहीं है, तो ये सही है, हमें गलत बताना है। आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट पार्लियामेंट बाय लॉ कैन क्रिएट न्यू स्टेट। आर्टिकल जो 5 है ना हमारा, वो कहता है कि जैसे कि हमें न्यू, आर्टिकल 5 हमें बताता है कि हम नया स्टेट, जो पार्लियामेंट है ना वो नया स्टेट बना सकता है, ठीक है। तो क्या आर्टिकल 5 ये ठीक है? कौन से आर्टिकल में हमारा कि जो संसद है वो नया एक स्टेट नया राज्य बना सकती है? तो आर्टिकल 5 में तो है ही नहीं, क्योंकि आर्टिकल 5 ना हमारा ये सिटीजनशिप के बारे में है। आर्टिकल 5 क्या है? सिटीजनशिप के बारे में। तो ये तो गलत हो जाएगा, है ना, सिटीजनशिप। तो हमारा गलत बताना था, तो ये गलत है, दूसरा तो गलत है हमारा, ठीक है। अब हम आते हैं तीसरे की तरफ। ऑन दिस सब्जेक्ट इन द यूनियन लिस्ट ईच स्टेट लेजिस्लेचर कैन इनेक्ट लॉज फॉर द स्टेट। जब जो यूनियन लिस्ट की बात आती है, तो जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो कोई भी लॉ को इनेक्ट कर सकती है स्टेट के लिए। तो देखो मैं बता दूं कि ये सिर्फ ना सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकती है। यूनियन लिस्ट पे कुछ भी काम करना हो, यानी कि संघ सूची पे कुछ भी काम करना हो, तो ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। तो ये भी तो गलत हो जाएगा ना, तीसरा तो गलत हो जाएगा हमारा। चौथा भी देख लेते हैं। चौथा क्या है? बोथ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन पास लॉ ऑन सब्जेक्ट इन द कंकरेंट लिस्ट। अब देखो, कंकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची पे जो स्टेट गवर्नमेंट है, बोथ द पार्लियामेंट, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो दोनों ही अपने लॉज को बना सकती है। तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो समवर्ती सूची होती है, यानी कि जो कंकरेंट लिस्ट होती है, उस पर तो दोनों ही अपने कानून बना सकते हैं ना। अच्छा, कंकरेंट लिस्ट में क्या आता है, थोड़ा सा मैं एग्जांपल बताऊं तो ये आता है जैसे कि विवाह और तलाक होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है, इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है, किसी की वसीयत हो गई, ये सारी चीजें, ठीक है। गलत बताना था, दूसरा तीसरा तो गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है ना हमको, दूसरा तीसरा गलत है। बाकी हमारा जो पहला और चौथा, ये तो हमारा ठीक ही है ना। तो देखो, इतने ट्रिकी क्वेश्चन भी आ रहे हैं। और अच्छा ये देख लो कि ये आया हुआ आपका एसएससी सीएचएसएल में, सीजीएल भी नहीं, सीएचएसएल में आया है 2024 में। ये क्वेश्चन तो ऐसा लग रहा है जैसे यूपीएससी का क्वेश्चन हो, ठीक है। खैर कोई नहीं, कंपटीशन बढ़ रहा है ना, क्योंकि बच्चे अब पढ़ते भी हैं काफ़ी सारी चीज़ें, और पढ़ना थोड़ा सा इजी भी हो गया, क्योंकि ऑनलाइन चीज़ें इजीली मिल जाती है ना। तो ऑब्वियसली कंपटीशन तो फिर होना ही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 1 बताता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि जो इंडिया है ना, उसको और किस नाम से जाना जाता है? भारत के नाम से, बिल्कुल ठीक है ये। और फेडरेशन इज नॉट एक्सप्लिसिटली यूज। फेडरेशन वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल एक्सप्लिसिटली, बिल्कुल स्पष्ट रूप से यूज नहीं किया गया है, ठीक है। और क्या देख सकते हैं यहाँ पे? हाँ, आर्टिकल 2 पर आते हैं ना डायरेक्ट। आर्टिकल 2 बताता है हमें कि न्यू स्टेट को किस तरह से एडमिशन और एस्टेब्लिश करें। और आर्टिकल 3 बताता है कि जो न्यू स्टेट है ना, उसमें कुछ चेंज करना है, कोई नए जगह जोड़नी है, कोई जगह हटानी, ये सारी चीज़ें, किसी भी स्टेट का एरियाज का बाउंड्रीज का नाम वगैरह चेंज करना, बाउंड्री चेंज करनी, तो ये सारा हमारा आता है आर्टिकल 3 में। और आर्टिकल 2 बताता है कि न्यू स्टेट का स्टैब्लिशमेंट करने को, ठीक है। तो आर्टिकल 1 भी हमने पढ़ लिया कि इंडिया को भारत के नाम से जाना जाएगा, आर्टिकल 2 भी पढ़ लिया, आर्टिकल 3 भी पढ़ लिया, और आर्टिकल 5 भी पढ़ लिया, जिसमें कि सिटीजनशिप की बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है हमारा, The Indian Constitution came into force on and is celebrated as Republic Day.
जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो फोर्स में कब आया और इसको रिपब्लिक डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये एग्जामिनर ने ना एक हिंट बता दी है कि इसको रिपब्लिक डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखो आंसर जो हमारा हो जाएगा ना 26 जनवरी 1950, क्योंकि 26 जनवरी 1950 कोई जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो संविधान है वो लागू हुआ था और इस दिन को ही रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब हमने 26 जनवरी पढ़ लिया ना, एक मिनट रुकेंगे आप। 26 जनवरी हमने पढ़ा, ठीक है, रिपब्लिक डे के रूप में। तो अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि 26 नवंबर भी एक दिन है यहाँ पे जिसको कि हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, संविधान दिवस। क्योंकि ये दोनों ना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता ही है। तो याद रखेंगे 26 जनवरी होता है संविधान दिवस और 26 नवंबर होता है संविधान दिवस और 26 जनवरी होता है हमारा ये रिपब्लिक डे। ठीक है, ये लिखा है ना रिपब्लिक डे। अब यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा, द ड्राफ्टिंग कमिटी, जो ड्राफ्ट कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ड्राफ्टिंग कमेटी को बनाया गया था 29 अगस्त 1947 में। ठीक है। और हमारे संविधान पर टोटल ना 284 मेंबर्स ने साइन किया था और हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का टाइम लगा था। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है सारा ही जो भी मैंने इसमें बताया आपको। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो, सेक्युलरिज्म इज अ फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच मीन्स। सेक्युलरिज्म का मतलब पूछा गया है। सेक्युलरिज्म होता है क्या है? धर्म निरपेक्षता। ठीक है। तो धर्म निरपेक्षता का बेसिकली क्या मतलब होता है कि हम धर्म के प्रति कोई भेदभाव नहीं करेंगे, हमारे नज़र में सारे धर्म समान है, हम सारे धर्म की रेस्पेक्ट करते हैं, कुछ ये मतलब होता है। ठीक है। देखो हमारा पहले देख लेते हैं, द स्टेट डज नॉट प्रमोट एनी रिलीजन, कि जो हमारा जो स्टेट है ना वो किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, है ना। ये बात भी ठीक है, किसी भी धर्म को क्यों बढ़ावा दे, क्योंकि क्योंकि अगर किसी एक धर्म को बढ़ावा देंगे तो फिर और धर्म के लोग भी तो फिर ऐसा कहेंगे कि हमारे धर्म को क्यों पीछे रखा जा रहा है ना। तो भेदभाव नहीं करेगी, जो यहाँ पे जो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि किसी भी धर्म को लेकर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आगे का देख लेते हैं, द स्टेट प्रमोट द रिलीजन ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो रिलीजन है उसको स्टेट प्रमोट करेगी? नहीं, ऐसा भी नहीं है, हटा दो, गलत है ये। द स्टेट प्रमोट्स द रिलीजन ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी, जो मेजोरिटी में जो अधिक संख्या में उस कम्युनिटी को प्रमोट करेगी? नहीं। सरकार को किसी भी धर्म से कुछ नहीं लेना है, ठीक है, वो उनके नज़र में सारे धर्म समान है। द स्टेट कैन प्रमोट एनी रिलीजन, नहीं, हमारा जो करेक्ट आंसर होगा पहला होगा कि जो सरकार है ना वो किसी भी धर्म के प्रति कोई पक्षपात नहीं करेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अब देखो यहाँ पे, इन इंडिया द टर्म सेक्युलरिज्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन ईयर 1976, जो ये टर्म है ना सेक्युलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्ष, ये जो वर्ड आया है ये आया 1976 में। ये इसको 1976 में जो हमारा 42वां संविधान था ना, संविधान संशोधन था, उसमें इसको ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ से आप इंपॉर्टेंट ये याद रख लेंगे ना एडिशनल में कि जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है यानी कि जो सेक्युलरिज्म है उसको हमारे संविधान 42वें संविधान संशोधन में ऐड किया गया था 1976 में। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, देखो नेक्स्ट है हमारा, In which year did the Indian Constitution declare हिंदी in देवनागरी script to be the official language of the Union? अब यहाँ पे बताना है कि हमारे जो संविधान है ना उसने डिक्लेयर किया था हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में। ठीक है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हिंदी को कब डिक्लेयर किया गया था? ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर हमें 1949 दिख रहा है ना, तो 1949 में ना हिंदी दिवस के रूप में इसको डिक्लेयर किया गया था 14 सितंबर 1949। अभी क्या चल रहा है, जुलाई चल रहा है ना, जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि हिंदी दिवस भी आने ही वाला है आपका ये। ठीक है, तो अब देखो, जो हिंदी है ना उसको ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है और साथ में ना ये भी बताया गया है कि जो ऑफिस के भी जितने भी काम होंगे वो सारे इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। ठीक है, ऑफिशियल वर्क। ठीक है, अब देखो आर्टिकल 343 का फर्स्ट कहता है हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी के बारे में। ठीक है, और सेक्शन
स्क्रिप्ट वाइल सेक्शन 3 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। देखो आप यहाँ से याद रखेंगे कि हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, और ऑफिस के जो कुछ काम होंगे ना, ऑफिशियल पर्पज से इंग्लिश लैंग्वेज का भी यूज़ किया जाएगा। और आर्टिकल 343 याद रखेंगे, 343, ठीक है, ये हमारा रिलेटेड हो जाएगा ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट पे चलिए। हाँ, नेक्स्ट है हमारा, देखो, द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स इंडिया एज। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, वो इंडिया को किस तरह से डिस्क्राइब करती है? कि ये एक एथियस्ट स्टेट है? नहीं, एथियस्ट तो वर्ड ही नहीं है। यूनिटरी स्टेट है, सेक्युलर स्टेट है, फेडरल स्टेट है? देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेक्युलर। अभी हमने पढ़ा ना, धर्मनिरपेक्ष राज्य, ठीक है। तो ये धर्मनिरपेक्ष हमारा जो इंडिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एक मिनट, इट डज नॉट कंसिडर एनी वंस रिलीजन एज ऑफिशियल। मैंने आपको बताया ना अभी कि ये किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करता है। और जो इंडिया है वो एक सवर्ण, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। यानी कि जो भारत है ना, वो हमारा, वो क्या है? वो है हमारा, हम बोलते हैं ना, संप्रभु, समाजवादी, है ना, और धर्मनिरपेक्ष डेमो गणराज्य है, ऐसे करके हम बोलते हैं ना, तो यही है चीज़ें, ठीक है। और कुछ और देख लेते हैं, एथियस्ट कुछ एडिशनल में देखते हैं, जैसे कि एथियस्ट स्टेट क्या होता है? जिनको भगवान पे विश्वास नहीं होता है, ठीक है, एथियस्ट है ना। और यूनिटरी स्टेट क्या होता है? जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही अथॉरिटी के रूप में होती है, ठीक है। और फेडरल स्टेट क्या होता है? जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही होती है ना। तो ये आप पढ़ सकते हैं। बाकी सारी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर लिया है। और देखो हमारा ना ये ख़त्म हो गया है, क्योंकि हम 15 क्वेश्चन ही करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जो भी मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट बताया ना, प्लीज़ आप उसको कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, फिर हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं।